हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केवीएस के एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक तो उसके कई हैं लेकिन मैं उस टॉपिकों को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। चाहूँ तो जैसे एक फैक्टर के है ना, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों में से मैं एक एक करके अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक ही टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझो। ये नहीं कि सारे लोग तीनों टॉपिकों को मैं एक साथ मर्ज करके पढ़ाऊं तो बिल्कुल आपको समझ में ना आए, और समय की मैं बचत करके क्या करूंगा जब आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक को पकड़ के चल रहा हूं कि जिससे आपको जो टॉपिक देखने का मन करे उस टॉपिक को देखिए और समझिए कि होता क्या है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम जो आज का टॉपिक है, जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कक्षा का निर्देशात्मक कक्षा का जो डिजाइन होता है। ये ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निर्देशात्मक कक्षा का डिजाइन कैसा होता है। एक निर्देश के द्वारा कक्षा में किस किस तरह से क्या क्या कार्य होते हैं, अपने निर्देशों के द्वारा कौन कौन से कार्य कैसे किए जाते हैं और कैसे कार्य किनसे लिए जाते हैं और कैसे कैसे किन लोगों के साथ कार्य करवाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे ज़्यादा तो शेयर ही करिए, क्योंकि अधिक से अधिक जो आप शेयर करते हैं, अधिक से अधिक व्यू मिलते हैं, अधिक से अधिक जितनी भी चीज़ें हमको होती ये हमारे मोटिवेशन का कार्य करती हैं। इतनी सोचिए ठंड पड़ रही है, उस ठंड में आप अपनी रजाई में बैठे होंगे, ठीक, कहीं बिल्कुल आप अपनी रजाई में बैठे होंगे, कहीं बंद कमरे में बैठे होंगे, लेकिन हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं से भी आपके लिए वो मैटर ढूंढ रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब यहाँ पे आके बोल रहे हैं, लेकिन वो ठंडी हमारे पे हावी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ करना है, जिससे एक भी विद्यार्थी अगर सफल होता है, अगर मेरे चैनल को देख के, तो मैं इस पर गर्व महसूस करूँगा। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारी निर्देशात्मक कक्षा का डिजाइन है उस पर बात करते हैं। तो निर्देशात्मक कक्षा का जो डिजाइन है, एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, जिससे आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, जो क्लास को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। मैं एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ, कह सकते हैं निर्देशात्मक कक्षा का डिजाइन, कक्षा का स्वरूप, डिजाइन ही है। ये डिजाइन कैसे बनता है भाई? ये एक गोला, ये एक ऐसे बनेगा। पहले मैं उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लूँ। जब मैं फ्रेमवर्क तैयार कर लूँगा तो आपको वो चीज़ें और आसान लगनी हो जाएंगी। ठीक, ये डिजाइन ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल एक ही कक्षा में वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ये डिजाइन देखते रहिए, वो चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। ये रहा निर्देशात्मक कक्षा का जो स्वरूप है, डिजाइन है, विविधता है, ये यही है। अब सबसे पहले में हम क्या लिखते हैं, अगर कोई क्लास हमको अपने अनुसार बनानी है तो सबसे पहले हमको किस तरह के कार्य करने होंगे? एक प्लान करना होगा। सबसे पहले एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एक हम वातावरण बनाते हैं। किस तरह का? शैक्षिक वातावरण बनाते हैं। वो शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निर्देश देना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं निर्देशात्मक वातावरण। यानी जो चीज़ हम जैसे कह रहे हैं उसी के अनुसार, उसी स्टेप में वो कार्य होते चले जा रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं निर्देशात्मक वातावरण। यानी पहले वाले जो बॉक्स बना है उसमें लिखेंगे निर्देशात्मक वातावरण। यानी जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं या अपने निर्देश के अनुसार कार्य करवा रहे हैं
और उस निर्देश के अनुसार जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमने अपने दिमाग में डायग्राम बनाया है कि अगर ये करने पे ऐसे होगा, ये करने पे ऐसे होगा, ये करने पे ऐसे होगा, तो बिल्कुल ये हमारे निर्देशों के अनुसार अगर कक्षा में चलता चला जाएगा तो एक स्वरूप के, एक डिजाइन का निर्माण होता चला जाएगा, जिससे मैं सारे कार्य अपने अनुसार जो मैं चाहता हूं वो कार्य मैं कर दूंगा। तो मैं चाहता क्या हूं? बालक का सर्वांगीण विकास करना। और जब मैं बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए सोचूंगा तो मुझे सबसे पहले कुछ न कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर भी फैसले लेने पड़ेंगे और एक कह सकते हैं ना इजी फैसले भी लेने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो रहा है वो निर्देशात्मक रूप में हो। ये नहीं कि हम वातावरण बना दिए तो उसमें शैक्षिक वातावरण बना दिए फिर वहां से हट गए तो काम खत्म। तो इसीलिए एज ए देखिएगा अब विद्यालयों में किस तरह की पोस्ट आ रही है, एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर, जो भी एक डायरेक्टर का पद आ रहा है, देखिए आपके जितने भी पद आ रहे हैं डायरेक्टर के रूप में, यानी एक निदेशक होता है और वो अपना निर्देश देता है और जितने भी उसके निर्देशों का पालन करना होता है, जितने भी कॉलेज होते हैं उसके निर्देशों का पालन करना होता है और उसके निर्देशों के दिशा निर्देशों से गाइडलाइन बनी होती है। जैसे उसने कह दिया कि आज विद्यालय 10 दिनों के लिए बंद रहेगा, तो क्या उसके निर्देशों का पालन आप नहीं करेंगे? बिल्कुल आप उसके निर्देशों का पालन करें। कहेगा कि संडे को कॉलेज आना है, इस तरह की चीज़ें हैं आपको करनी है इस दिन, आप क्या उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहां पे शैक्षिक वातावरण यानी वातावरण हमको बनाना है किस माध्यम से? उसके निर्देशों का पालन करके। अब दूसरी बात करते हैं निर्देशों का पालन में क्या क्या चीजें होंगी। तो हमको अपने सिद्धांत हमारे लिए निर्देशों का पालन करने के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे। उन सिद्धांतों का पालन करना होगा हमको। जैसे कुछ निर्देश बने हैं, उस निर्देशों का हमारे लिए सिद्धांत होगा। सिद्धांत क्या? निर्देश दिया गया है कि 9 बजे विद्यालय खुलेंगे, 2 बजे बंद होंगे, चाहे 3 बजे बंद होंगे, जितने बजे। तो उनके निर्देशों का पालन करने के लिए हमारा एक सिद्धांत होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम 9 बजे तक हर हाल में विद्यालय पहुंचेंगे। और जब विद्यालय पहुंचेंगे तो भाई उस समय से पढ़ाई शुरू होगी। 2 बजे तक उसने कहा है, चाहे 3 बजे तक कहा है, 9 से 3 तक पढ़ाई चलने के लिए कहा है, तो भाई 9 से 3 तक हम पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को जो भी उसमें एक्टिविटीज बताई गई हैं एज ए एजुकेशन एक्टिविटीज, मतलब पढ़ाई से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज बताई गई है, क्रियाएं बताई गई हैं, उन सारी क्रियाओं को हम अपने सैद्धांतिक रूप में समझ के लागू करेंगे। ये हमारा सिद्धांत होगा। जो ऊपर से निर्देश आ रहे हैं उसका निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कहते हैं ना हम बड़े सिद्धांतवादी हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम आपको पास कराने के लिए यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, हम आपको पास करा के दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा सिद्धांत है। अब बात करते हैं सिद्धांत। आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धांत कैसे फंक्शन करता है। सिद्धांत जब बना लिया तो इससे कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे इस सिद्धांत में। सिद्धांत में सबसे पहले लोग कौन जुड़ेगा भाई? शिक्षक। इस सिद्धांतों का पालन कौन करेगा? शिक्षक करेगा, बिल्कुल करेगा। और शिक्षक के साथ जो भी कार्य को सीख रहा है, यानी जो हमारा स्टूडेंट है, यानी जो हमारा लर्नर है, वो भी सीख रहा है। किस रूप में? अधिगम कर्ता के रूप में उसको कह सकते हैं, अधिगम कर्ता के रूप में। और वो अब देखिए शिक्षक का भी जो एरो दिखाई दे रहा होगा, ये शिक्षक अपना पूरा का पूरा जो कार्य कर रहा है इस त्रिभुज के अंदर कर रहा है, इस एंगल के अंदर कर रहा है, और जो सीख रहा है वो भी इस एंगल के अंदर ही दर्शा रहा है। तो जो भी चीजें दर्शा रहा है वो सीखने का, इस त्रिभुज के अंदर हम क्या रखते हैं? सीखने का अनुभव, यानी सीखने का अनुभव, यानी शिक्षक आज तक जितने भी अपने ट्रेनिंग में सीखा है, आज तक जितनी गाइडलाइन आई है, जैसे एनसीएफ की गाइडलाइन आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइन आई है, एनसीटी की गाइडलाइन आई है, उन सारी गाइडलाइनों का और जैसे जैसे पढ़ाते उसका समय बीता है, वो सारा का सारा जो सीखा है अभी तक, वो सीखने का अनुभव यहाँ पे एक मंच के माध्यम से। ये मंच क्या है? विद्यालय। यहाँ कह सकते हैं ये मंच क्या है?
विद्यालय, ये जो अपना अनुभव यहां पे शेयर कर रहा है, कहां शेयर कर रहा है? रोड पे, हाँ, मंदिर में। भाई वहां कोई उचित स्थान बनाया गया हो ना, तो ये सीखने और सिखाने का जो अनुभव है वो विद्यालय है। ये त्रिभुज जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये विद्यालय है। और ये विद्यालय में क्या हो रहा है भाई? शिक्षक पूरे के पूरे अपना अनुभव, अपना जो भी शिक्षण कौशल, जो भी अभी तक उसने कार्य किया है, जितने भी अभी तक उसने कार्य को करवाए हैं, वो पूरा का पूरा अनुभव विद्यालय में, विद्यालय के विकास में, समाज के विकास में वो पूरा का पूरा अनुभव लगाता है। और अधिगमकर्ता क्या है? अभी तक उसने जितना भी कुछ सीखा है, अधिगमकर्ता की बात करते हैं यहाँ पे। अधिगमकर्ता जो कुछ भी अभी तक सीखा है, जो भी चीजें, वो ही विद्यालय में आता है और टीचर उसे प्रश्न करता है। और टीचर क्या करता है? जब उससे प्रश्न करता है तो वो उसके माइंड को समझता है, उसके दिमाग को समझता है, और वो जानता है कि ये बालक के अंदर ये एबिलिटी, ये क्षमता है। अब इसके दिमाग को अपने हिसाब से वो डिजाइन करता है कि मैं इसको क्लास में इतना अच्छा विद्यार्थी बनाऊंगा क्योंकि ये इस तरह का कार्य करने में बड़ा अच्छा है। तो वो माइंड में कब कर लेता है कि ये इस तरह के विद्यार्थी मेरे क्लास में हैं और इन सारे अधिगमकर्ताओं को जो कुछ बनना चाहते हैं मैं इनके अनुसार बनाऊंगा, क्योंकि इसके शिक्षक के पास वो उस तरह का अनुभव है, बनाने की क्षमता है, बनाने की एबिलिटी है। वो सारे के सारे कार्य को पूरी तरह अपने अनुभव के माध्यम से झोंक देता है। अब अनुभव वो कैसे भाई? ये विद्यालय में जब अपने कार्यों को झोंक रहा है, बता रहा है, तो भाई एक विद्यालय में सुनते हैं ये आदर्श विद्यालय है, फलाने जगह के टीचर बहुत अच्छे हैं, पेपरों में उनका ऐड देता है। ठीक, तो जो पेपरों में ऐड के माध्यम से आप जानते हैं कि ये टीचर फलाने जगह पे ये टीचर बहुत अच्छे हैं, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इनको स्टेट पुरस्कार मिला है, मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला है, राज्यपाल पुरस्कार, अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया, लेकिन कभी गए नहीं है, कभी वहां पे गए नहीं है। लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से, कहां से? मीडिया के। अब मीडिया दो प्रकार की होती है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप इन दोनों के माध्यमों से आप तक वो सूचना मिलती है। मीडिया इसका आपको प्रचार प्रसार बताता है, टेक्नोलॉजी कैसे लेके आते हैं, निर्देश कैसे लेते हैं। भाई अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, रूस की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जापान की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो किसके माध्यम से हम सीखने का जानते हैं? भाई मीडिया के माध्यम से। कहीं प्रिंट के मीडिया के माध्यम से छपा कि भाई इंग्लैंड में देखो इस माध्यम से पढ़ाई हो रही है, चाहे इस तरह की खेती हो रही है, चाहे इस तरह के आविष्कार किए जा रहे हैं, वो किसके माध्यम तक हमारे पास पहुंचते हैं? मीडिया के माध्यम से। तो या तो हम टीवी के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं और इस तरह के निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहे हैं। अगर हम उन निर्देशों का पालन करें तो हम भी अपनी शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो हमको उनके निर्देशों को कैसे जानते हैं? भाई पढ़ते हैं, समझते हैं, जब बात कोई दिमाग में आती है तभी जाके हम उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। जैसे आप आज तक KBS के जो पेपर देते होंगे, चाहे जो दे के टीचर हो गए होंगे, क्या उनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी किताबों की? लेकिन उस समय YouTube उतना हावी नहीं था, लेकिन जितना YouTube आज हावी है। तो ये मीडिया है, ये मीडिया के माध्यम से यानी हमारे माध्यम से आपको वो ज्ञान पहुंच रहा है, हम जो बता रहे हैं आप वो सुन रहे हैं। तो ये मीडिया है, इन सारे लोगों का ज्ञान, इन सारे लोगों का अनुभव हम मीडिया के द्वारा पहुंचा देते हैं। जब ये सारा ज्ञान इन तक पहुंच गया, इन लोगों के पास पहुंच गया मीडिया के माध्यम से, अन्य देशों की जितनी भी पढ़ाई शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं वो एक माध्यम से दूसरे देशों में ट्रांसफर हो गई, तब उसका हम मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों करते हैं भाई? मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि क्या हमारे परिवेश के हिसाब से जो अमेरिका में पढ़ाई हो रही है वो क्या हमारे भारत जैसे परिवेश के अनुसार वो पढ़ाई ठीक है? हाँ, अगर उस पढ़ाई को हम यहाँ सीखते हैं तो क्या हमारे भारत देश में उसकी उपयोगिता है? इन सारी चीज़ों का हम एक तरह से मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमारे लिए वो उपयोगी है, क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उस पर हम निर्देश देना शुरू करते हैं कि उसके गुण दोषों की, तब हम व्याख्या शुरू करते हैं कि ये चीज़ें सीखेंगे, यहाँ तक सीखेंगे तो ये हमारे लिए यहाँ तक तो काम चल जाएगा। लेकिन जो उसके दोष हैं
जो उसके दोस्त हैं भाई, कि भाई ये चीज़ें भी हैं, देख लो अगर ये चीज़ें हैं ऐसे चल रहे हैं तो इसके ये चीज़ें दोष भी हैं, तो हम उनके गुण दोषों का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी अभी तक निर्देश ऊपर से मिल रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो कहाँ तक उनके निर्देश हमारे लिए जायज़ हैं, कितना अच्छा है, क्या उन निर्देशों का पालन जो हम कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं, क्या आगे चल के इसकी उपयोगिता है कि नहीं है। तो उस तरह से हम कक्षा का वातावरण में उस तरह के निर्देशों का पालन के मूल्यांकन करते हैं कि ये पढ़ाई जो है हमारे बालकों के लिए लागू हो रही है, ये अच्छे ढंग से लागू हो रही है कि नहीं हो रही। इस हिसाब से फिर लास्ट में हम कहते हैं कि ये सारी चीजें होने के बाद हम कहते हैं कि निर्देशात्मक वातावरण है फिर लागू होता है। एक बार शुरुआत में बताया जाता है और सारी चीज़ों का जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं, सारी चीज़ों को करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, उन सारी चीज़ों के लिए हम बात करते हैं। तब जाके निर्देशात्मक वातावरण यानी हम निर्देशात्मक कक्षा का जो डिजाइन है वो स्वरूप डिजाइन करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होता है भाई, कुछ बातें हैं। सबसे पहले बातें करते हैं समूह कार्य, कहते हैं इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है तो सबसे पहले होता है समूह कार्य। समूह कार्य, समूह में क्या होते हैं भाई, समूह में क्या होते हैं, समूह में बहुत सारे कार्य होते हैं। बच्चों को एक टास्क दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, टास्क यानी प्रकरण, यानी कोई प्रकरण दे दिया जाता है। अब उस प्रकरण पे हमको एक निर्देश दे देते हैं, जो भी प्रकरण आता है उसमें निर्देश दे देते हैं कि हमको 5 मिनट के अंदर निबंध बोलना है, 5 मिनट के अंदर कॉपी पर लिखना है। सारे लोगों को एक एक करके मौका मिलेगा, तो सबको अपने टाइम के अनुसार ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए और सबको बोलने का अधिकार है। तो हम एक तरह का निर्देश यहाँ जारी कर देते हैं और उस समूह को हम देखते हैं कि उतने समय में क्या कार्य हुए रहते हैं। शिक्षक यहाँ पे क्या कार्य करता है, निर्देशात्मक मतलब पथ प्रदर्शक, यानी वो सिर्फ निरीक्षण करता होता है, वहाँ पर मूल्यांकन करता नहीं होता, सिर्फ निरीक्षण करता है कि क्या जो मैंने टास्क दिया है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो समूह कार्य में ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे खुले प्रश्न व बंद प्रश्न। खुले प्रश्न व बंद प्रश्न क्या होता है भाई, खुले प्रश्न व बंद प्रश्न क्या होता है, एक तरह का ओपन प्रश्न। पहले खुले प्रश्न की बात करते हैं कि उसको अलग अलग तरीकों से हम प्रश्नों को करने के हमको आज़ादी होती है। ये चीज़ें हम बच्चों को निर्देश में दे देते हैं कि आप जिस तरह से चाहें, तो कोई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को लगा देता है, कोई छोटी सी विधियों के माध्यम से लगा देता है, अपने अपने तरीके से हम उसको यहाँ पर निर्देश दे देते हैं कि ये चीज़ें पूरी तरह स्वतंत्र। और बंद में हम कंडीशन दे देते हैं कि आपको सिर्फ एक विधि के अनुसार ही कार्य करना है, अन्य विधियों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे हम पूरी तरह स्वतंत्रता देते हैं कुछ करने के लिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जैसा आपकी इच्छा वैसे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन बता दे रहे हैं बंद प्रश्न के अंदर कि आपको सिर्फ इस मेथड का, आप इस सिद्धांत का ही सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे सिद्धांत का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आप क्लास का डिजाइन कर रहे हैं, निर्देशन कक्षा का डिजाइन कर रहे हैं ना, तो आप पूरी तरह आपके अनुसार वो कक्षा होनी चाहिए। जैसा आप कंडीशन बता रहे हैं, जैसा आप निर्देश दे रहे हैं, उसी के अनुसार कक्षा चलनी चाहिए। आपके निर्देशानुसार जो सोच रहे हैं, जो सोच के बैठे हैं दिमाग में कि मैं इस तरह के टेस्ट लेके ये काम देखना चाहता हूं, तो वो टेस्ट लीजिए। तो इस तरह से भी कार्य होते हैं, खुले और बंद प्रश्न के भी कार्य होते हैं। ठीक, पूरी कहते हैं पूरी क्लास की अंतःक्रिया की व्यवस्था, पूरी कक्षा, एक तरह से कहा जाए कक्षा में अंतःक्रिया, कक्षा में अंतःक्रिया। ये कक्षा में अंतःक्रिया से क्या मतलब है, कक्षा में अंतःक्रिया का ये मतलब है कि क्या ये दोनों तरफ से अंतःक्रिया हो रही है कि नहीं। अंतःक्रिया का मतलब लाइव क्लास में नहीं, आप हमारे आमने सामने बैठे थे, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसकी आवाज़ मैं खुद सुन सकता हूँ, जिसको मैं जो एकदम आराम से महसूस कर सकता हूँ, वो क्लास की अंतःक्रिया, यानी आमने सामने के जो विद्यार्थी होती हैं वो अंतःक्रिया होता है उन दोनों लोगों के बीच। तो यहाँ पे अंतःक्रिया एक तरफ से नहीं हो, दोनों लोगों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए, दोनों
सक्रिय रूप से भाग लें, शिक्षक भी सक्रिय रूप से और छात्र भी सक्रिय रूप से भाग लें। ये नहीं कि शिक्षक सक्रिय रूप में हो और छात्र निष्क्रिय रूप में हो, तो छात्र निष्क्रिय रूप में हो तो छात्र स्टूडेंट जो टीचर हो सक्रिय, ऐसा ना करिए। दोनों लोगों की यहाँ जो भूमिका होगी सक्रिय रूप में होगी। अगर दोनों लोग सक्रिय रूप से, यानी हमने निर्देश दिया कि जाइए टीचर को आप अपनी क्लास में पढ़ाइए, आपको जैसे पढ़ाना वैसे पढ़ाइए, लेकिन हमारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ सीखने चाहिए, तो यहाँ पर टीचर एकदम स्वतंत्र हो गया और अपनी जो भी शिक्षण कौशल हैं उनका प्रयोग कर रहा है और उन शिक्षण कौशलों के माध्यम से क्लास को इतना रोचक बना दे रहा है कि दोनों तरफ से सक्रियता दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय हैं किसी बात के लिए, किसी प्रकरण के लिए, किसी पाठ के लिए, किसी कार्य के लिए। तो जो अंतःक्रिया हो रही है ये एक निर्देश के माध्यम से हो रही है, तो वो कार्य क्या होगा, सफल माना जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले वाले पे, सामूहिक प्रतिक्रिया। सामूहिक प्रतिक्रिया, सामूहिक प्रतिक्रिया क्या भाई, अभी तक जितने भी कार्य हुए, निर्देशात्मक कार्य क्या होता है भाई, वो अभी तक जितने भी कार्य हुए रहते हैं, जितने भी कार्य हुए रहते हैं, चाहे उसके अनुशासन से, चाहे वातावरण से, चाहे पढ़ाई से, चाहे जो भी उससे जितने भी कार्य एक विद्यालय में होते हैं, उसमें एक एक लोगों से अपनी प्रतिक्रिया ली जाती है निर्देशात्मक रूप में कि विद्यालय कैसा लगा, विद्यालय का अनुशासन कैसा रहा, टीचर कैसे हैं, यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद क्या क्या अभी तक बच्चे कर पाए हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद लोगों को क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या वो अभी तक सीखे, क्या लोग नहीं सीखे। इस तरह को हम सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में ये जानते हैं। एक समूह के माध्यम से हम सारे लोगों से इसके चीज़ों के बारे में बताते हैं, निर्देश देते हैं कि भाई अपने अपने विचार, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक है, इस पे सारे लोग अपने अपने विचार दें। तो मैं जो अभी तक निर्देशन किया हूँ उस पे सारे लोग विचार करें कि मेरा अनुशासन कैसा रहा, मेरा इथिक कैसा रहा, मेरे कार्य कैसे रहे, पढ़ाई कैसी चली, तो उस पे सारे लोग अपने विचार देते। वही कह रहा है कि सारे के सारे लोगों का एक कहने का तात्पर्य होता है, वो अपनी बातों को कहते हैं कि विद्यालय में ये कमियां हैं, इसको दूर कर दीजिए और बढ़िया हो जाएगा, ये चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हैं, आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। तो ये चीज़ें सामूहिक प्रतिक्रिया के माध्यम से वो चीज़ों को हम जान पाते हैं। अगली बात कि भाई किसी को बोलने की ज़रूरत हो तो अगले उसका हम काम कर रहे हैं, स्वागत भाषण। स्वागत भाषण, स्वागत भाषण यहाँ पे क्या, स्वागत भाषण से मतलब ये कि जो भी जिसके दिल में जो कुछ है, अगर वो विद्यालय के विकास से संबंधित है, अगर विद्यालय के विकास से नहीं भी संबंधित है, घर परिवार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके समाज में क्या हो रहा है, नहीं, अगर आपको कोई पढ़ने में समस्या है, आपको कोई सीखने में समस्या है, कोई बालक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके परिवार में लोग इस तरह के हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, परिवार में लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप खुल के एक मंच में तैयार कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कक्षा में उस तरह का निर्देश दे रहा हूँ कि अगर इस तरह का विद्यार्थी कोई है तो उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाए अपनी बात रखने के लिए। अगर वो अपनी बात रखता है तो उसकी बात का स्वागत किया जाए, उसकी समस्याओं को जाना जाए, और अगर वो समस्या अपनी बता रहा है तो समस्याओं को दूर भी किया जाए। तो ये स्वागत भाषण कहलाएगा। ठीक, कि अगर वो अपनी बात रख रहा है तो सबसे अच्छी बात है कि पोलाइटली वे में अपनी बात रख रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रख रहा है, अपनी समस्याओं को रख रहा है, हम उसकी समस्याओं को दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे और जानेंगे भी। तो ये स्वागत भाषण, यानी उसकी सारी समस्याओं को जानेंगे। अब लास्ट में कोई भी कार्य होने के बाद गृह कार्य, गृह कार्य, हम गृह कार्य का भी एक विधान किए रहते हैं। गृह कार्य का भाई जितने भी क्लास हों, एक क्लास जब एंड होती है तो गृह कार्य दिए जाते हैं ना, तो ये नियमित रूप से गृह कार्य दिए जाएं और चेक किए जाएं कि बालक क्या अभी तक जान पाया, क्या बालक नहीं जान पाया। तो इस तरह के निर्देश हों कि गृह कार्य भी ऐसा ना हो कि 4 दिन दिया जाए, 2 दिन न दिया जाए, 5 दिन दिया जाए, 1 दिन न दिया जाए। तो आप इस तरह के निर्देश बनाइए कि गृह कार्यों के माध्यम से भी हम चीज़ों को जान सके, समझ सके, कार्य को कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट थे। इन पॉइंटों के माध्यम से जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बोल डाली, समझा डाली। और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है भाई, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो बिल्कुल मैं आज कह रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज़ें हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई कि निर्देशात्मक कक्षा का जो डिजाइन है वो किस तरह से होता है। और एक बार और जितने लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं जो लेट से जुड़े हैं, तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने लोग हैं केबीएस के, तो जितने लोग हैं इस वीडियो को जरूर देखें। पॉइंट बाय पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, भले से एक टॉपिक के अंदर 4 पॉइंट क्यों ना हो, तो मैं एक एक पॉइंटों को डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा कि जिससे आपका एक भी नंबर छूटे ना। धन्यवाद।